नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है यूसीसी का समीकरण, आदिवासियों का रण। छत्तीसगढ़ में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बहस अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। 24 जुलाई को राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति की पहली अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही आदिवासी समाज, विपक्ष और अलग अलग सामाजिक संगठन अपनी चिंताएं सामने रखने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या यूसीसी सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा या फिर आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान पर नई बहस छेड़ देगा। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में यूसीसी का पहिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से गठित 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति 24 जुलाई को पहली बार मसौदे पर गंभीर मंथन करेगी। समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे कानूनों के साथ साथ अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ और दूसरे राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करेगी। सरकार का दावा है कि किसी भी समुदाय की परंपरा और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित किए बिना मसौदा तैयार किया जाएगा। लेकिन चर्चा की सबसे बड़ी वजह है छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी, जिसकी सामाजिक व्यवस्था आज भी कई मामलों में पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथागत कानूनों पर आधारित है। ऐसे में यूसीसी का समीकरण अब सीधे आदिवासी समाज से जुड़ता नजर आ रहा है, तो मुस्लिम समुदाय की भी अपनी चिंताएं हैं। समान नागरिक संहिता लागू होता है तो हमारी जनजाति आदिवासी समाज के लिए बहुत कष्टदायक होगा। यूसीसी को लागू करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक धोखा होगा, बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारी मान्यताएं, हमारी रूढ़ी संस्कृति खतरे में है। कौन से धर्म में, कौन से समाज में क्या कुरीतियां जिसके वजह से हमको ये विधेयक लाना पड़ रहा है। वरना अभी तक तो हम जहाँ तक समझते थे हर समाज का अपना धार्मिक रीति रिवाज है, उससे चलता है। उसमें कहीं किसी ने इनके पास आवेदन नहीं दिया, कोई समाज इनको उसको सुधारने के लिए नहीं गया कि भाई हमारे धर्म में, हमारे समाज में कुरीतियाँ, इसको ठीक करो। लेकिन इनको लगता है तो ये पहले सब समाज के लोगों को, सब धर्म के लोगों को बुलाएं और उनसे पूछे, उसके बाद में ये लागू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूसीसी को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले व्यापक संवाद करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना देश के अन्य राज्यों से अलग है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया। उनका कहना है कि ऐसे मुद्दों को उछालकर सरकार सामाजिक तनाव का माहौल बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सब मुद्दों को जिंदा रख के लोगों को अराजकता की स्थिति पैदा करती है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि समिति पूरी संवेदनशीलता से काम करेगी, तो मंत्री रामविचार नेताम का दावा है कि आदिवासी हितों और परंपराओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है और कोई प्रकार का अवरोध आदिवासी समाज को नहीं होना है यूसीसी से, ये स्पष्ट किया जा चुका है। पर जैसे विपक्ष का स्वभाव है हर चीज़ में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश, तो इस तरह की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस के पिटारा में कुछ बचा ही नहीं है। अब ले दे करके ये लोग कभी यूसीसी की बात करते हैं, कोई बात ही नहीं है कि ट्राइबल का, एससी एसटी का आरक्षण इसमें प्रभावित होगा। लेकिन ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कहीं भी किसी भी हमारे एसटी एससी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। 24 जुलाई की बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी की दिशा तय करने वाला पहला बड़ा पड़ाव होगी। अब नजर इस बात पर है कि समान नागरिक संहिता के इस समीकरण में आदिवासी परंपराएं, सामाजिक विविधता और संवैधानिक समानता का संतुलन कैसे साधा जाता है, क्योंकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में यूसीसी
एक कानूनी बहस से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक रणभूमि बनता दिखाई दे रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो एक तरफ इसे राजनीतिक एजेंडा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का ये बार बार दावा है कि इससे किसी भी समाज विशेष का जो है वो हित, उसका अहित नहीं होगा। लेकिन बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल, क्या यूसीसी से आदिवासी प्रथागत कानून प्रभावित होने के बाद उनको बीच में छूट मिलेगी? दूसरा सवाल, यूसीसी कानून में समानता और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन कैसे बनेगा? वही सवाल तीसरा ये है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी सामाजिक सुधार साबित होगा या फिर केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती, वो जुड़े हैं। यूसीसी पे जो भी भ्रम है, जो भी आशंकाएं हैं, जो भी आरोप है, उनका जवाब हम उनसे जानेंगे। विपक्ष का तेज तर्रार चेहरा, पेशे से अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार अनिरुद्ध दुबे और आदिवासी समाज से दशरथ कश्यप जी मेरे साथ जुड़े। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल दशरथ कश्यप जी आपसे। कश्यप जी, हमने अभी एमपी का ड्राफ्ट देखा, मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट देखा, उत्तराखंड का ड्राफ्ट देखा। वहाँ पे मध्य प्रदेश में साफ तौर पर ये कहा गया है, जो आज विधेयक पेश हुआ है, कि उसमें किसी भी तरह के आदिवासियों को उस दायरे में नहीं लाया जाएगा। आदिवासियों को जो है उनके कानून के अनुसार, यानी कि जो हमारे कानून है 5वीं अनुसूची है, पैसा एक्ट है, उनमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी आदिवासी समाज को भ्रम है, क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे जनजाति समाज की आबादी लगभग आज की तिथि में 33% से अधिक है, और हमारी जो जनजाति समाज का रूढ़ी परंपरा, मान्यताएं, देवी दावियों या धार्मिक आस्थाएं, ये अन्य समाज से भिन्न है, जिसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके तहत हमारे समाज को सामाजिक विकास, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए जोड़ा जाता है। हम आप देखिए, यदि नागरिक समान संहिता लागू होता है तो उस स्थिति में जो 1955 हिंदू विवाह अधिनियम है वो हमें लागू नहीं है। उसी तरह 1956 की संपत्ति अधिकार कानून हमें हमारे ऊपर लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि नागरिक समान संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो उस स्थिति पे हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, संस्कृति है, उसका क्या स्थिति होगा? तो क्या जनजाति समाज को अलग संहिता के तहत रखा जाएगा? इस पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं या जिस शासन सत्ता में जो आरूढ़ हैं, उन्हें विचार करना चाहिए, और एक गंभीर समस्या है। तो उस स्थिति में एक सवाल सच्चाई हमें नजर आ रही है। भाई, केवल ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है दशरथ जी, छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है जहाँ पे यूसीसी लागू होने वाला है। असम देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, अब ऐसे कई राज्य हैं, वहाँ भी आदिवासी जो है जनजाति निवास करते हैं। उन्हें इस तरह की आपत्तियाँ क्यों नहीं है? वहाँ तो बड़ी आसानी से लागू हो गया। देखिए उत्तराखंड में, असम में बड़ी आसानी से लागू हो गया। देखिए, उत्तराखंड की बात करें, अभी आज कल के दिवस में हमारे मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल ने इसे पारित किया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है, क्या 1955 का हिंदू विवाह नियम हमारे ऊपर लागू किया जाएगा? क्या उत्तराधिकारी, जो संपत्ति उत्तराधिकारी नियम है, वो हमारे कानून है, हमारे समाज के ऊपर थोपा जाएगा? ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि नागरिक समान संहिता में ये एक रूपता लाने का बात है कि क्या जो शासन नियम जो अभी आदिवासी समाज में परंपराओं में जो नियम लागू नहीं है, क्या उन्हें आदिवासी समाज पर जबरिया थोपा जाएगा? ये आदिवासी समाज की चिंता। एक बार राजीव चक्रवर्ती जी से जवाब लेते हैं, फिर मेरे साथ 2 अन्य जो अतिथि हैं उनसे मैं बात करूंगा। राजीव जी, बड़ी बात यह है, आप जिन राज्यों में अभी लागू है, मुश्किल 1-2 राज्यों में ही लागू हुआ है, वहाँ पे आप देखे होंगे साफ तौर पर आदिवासी समाज के लिए जो 5वीं अनुसूची में पैसा एक्ट में कुछ कानून दिए गए हैं,
भाई उनकी जो परंपराएं होती है, चाहे वो जैसे उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की बात कही है, उन्होंने संपत्ति की बात कही है, इसके अलावा अलग अलग कैसे 7 अलग अलग नियम हैं जो किसी भी तरह से आदिवासी समाज, जबकि खास तौर पर भारत का संविधान ये कहता है कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनको अक्षुण्ण बनाए रखना है। ऐसे में क्या आप जो 32% से ज़्यादा आदिवासी बहुल्य वाले राज्य में, क्या आप उनके साथ एक जबरिया थोपने वाली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? संविधान लागू होने के बाद से लेकर लगातार जो संविधान में अंकित है धारा 44 स्पेशल सेक्शन 44 कि भारत एक गणराज्य है और इस गणराज्य में यहाँ के नागरिक जन्म से लेने से लेकर तमाम नागरिक यहाँ के निवासी हैं और सबके बीच में कोई भेदभाव न हो। मूल रूप से हम सब भारत गणराज्य के स्थापित हम नागरिक हैं प्रजातंत्र के हिसाब से। बिल्कुल साहब, लगातार आज़ादी के 75वें अमृत वर्षों से लेकर बहुत शुरू से मांग की जा रही थी और देखिए मूल रूप से ये जनता जनार्दन की मांग है कि समान नागरिक संहिता कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक प्रकार से एक सवाल, लेकिन मैं आ रहा हूं प्रश्न में, आपका प्रश्न बीच में एक सवाल बजाओ जोड़ देता हूं, उसमें मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ देता हूं। मैं हर फैसले के पहले जी कहीं न कहीं जो समाज है, क्योंकि हम एक गणराज्य हैं, यहाँ पे कोई जो है वो शासन नहीं चलता है राजा का, हम एक लोकतंत्र में जीते हैं, उन समाज से, उन वर्गों से एक जो सलाह करने की, एक जो वहाँ पे उनसे सुझाव लेने की एक परंपरा होती है। क्या इससे पहले आपने जो कमेटी जो गठित की है, क्या उस कमेटी ने कोई सुझाव लिया है, कोई बैठक ली है किसी समाज की? बिल्कुल वो सुझाव लिया जा रहा है और वो सुझाव बिल्कुल समाज के हर वर्ग में, अल्पसंख्यक वर्ग और सबसे बड़ी बात जो हमारे मूल निवासी बंधु है, जो हमारे आदिवासी बंधु है, जो हमारे वन बंधु हैं, जो इस धरती के मूल निवासी है, जो वर्षों से अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं, वो उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जैसा कि कानून में पहले से पेशा कानून 5वीं अनुसूची है उनको रखा जाएगा। जो जो भू संहिता है, जो जमीन का जो मामला है कि कोई आदिवासी का जमीन आदिवासी क्रय विक्रय कर सकता है, विशेष पर यानी जमीन से लेकर संस्कृति से लेकर जो उनकी जो अक्षुण्ण जो परंपराएं हैं उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं, मैं तो दशरथ जी समाज के बीच में जाके दशरथ जी जैसे बता रहे कि उन्हें भ्रम है इस बात का, सरकार इस भ्रम को दूर क्यों नहीं करती समाज के बीच में जाके? साहब अभी रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उन कमेटी में उन वर्ग के लोगों को भी रखा गया और वो वर्ग जाएंगे, दशरथ जी से बात करेंगे, नेताम साहब से बात करेंगे, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। और देखिए शैलेश जी, सबसे बड़ी बात ही मैं कहता हूं कि अभी तो बल्कि मैं तो कश्यप साहब से भी अनुरोध करूंगा, जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो अफ्रीका में भी चल रहा है, तो वो संस्कृति का यूसीसी में रही है, समय बहुत कम है, यूसीसी में रही है। लगने से किसी के संस्कृति के ऊपर, किसी वर्ग के ऊपर कोई गलत नहीं होगा, बल्कि भारत की जो वर्षों पुरानी मांग है कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हम भारत मां के संतान हैं, हम सब एक जैसे एक तरह रहे और सबकी अपनी अपनी परंपराएं अक्षुण्ण रहे, जीवित रहे। चलिए, ये राजीव जी की तरफ से हम ये मान लेते हैं कि दशरथ जी और बाकी जो अन्य वर्ग हैं, जो इतने भी समुदाय हैं, उनमें जो भ्रम है वो सरकार पहले दूर करेगी, उसके बाद ही इस मसौदे को जो है कानून रूप दिया जाएगा। लेकिन मैं अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई आदिवासी वर्ग की बात है, मुस्लिम वर्ग की बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ जो यूसीसी में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, अगर मान लो एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह कर रहा है, एक से ज़्यादा परिवारों को खराब कर रहा है, वो अगर ख़त्म हो जाती तो वो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो बेटियां हैं जो उस परिवार का हिस्सा है, अगर उन्हें संपत्ति जो है वो देने का अगर बात होती है, उनको अधिकार देता है, तो उसमें क्या गलत बात है साहब। इसके अलावा माता पिता को जो बेसहारा छोड़ते हैं, उन लोगों पर अगर कार्रवाई की बात हो रही है तो क्या गलत बात है। जो गोद लेने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है, अगर वो सरलीकरण करती है सरकार, तो उसमें किस तरह की आपत्तियां हैं? अमित जी देखिए शैलेश भाई, कानून तो ऑलरेडी जितने भी आपने कहा, फिर वो क्या भारत पोषण का हो, चाहे बच्चे गोद लेने का हो, निश्चित तौर पे विवाह का हो, उत्तराधिकारी का हो, और चाहे धर्म के आधार पे बात हो, कानून तो ऑलरेडी सब पहले से है। मैं एक चीज बस पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या अचानक से मजबूरी थी कि आप अचानक जो ज्वलंत मुद्दों पे आप बात नहीं करते? आप लगातार इतने ज्वलंत मुद्दे इस देश में है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करते।
लेकिन आप डाइवर्ट एंड रूल की राजनीति करते हैं। अंग्रेज थे तो डिवाइड एंड रूल करते थे, भाजपा जब से आए ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। अभी मेरे काबिल मित्र कह रहे थे संविधान का अनुच्छेद 44, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे वो निर्देशक तत्व है, लेकिन आप ये भी तो याद रखिए कि उसी अनुच्छेद में 25, 26, 28, 29 और 30 भी पढ़ लेते आप। अगर आप वो पढ़ लेते तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। देखिए दशरथ कश्यप जी बैठे हैं और निश्चित तौर पे वो सारी चीजों को बेहतर समझते हैं। अनिरुद्ध भैया बैठे हैं, हम लोग कई बार इस विषय पे डिबेट किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप आदिवासी भाइयों को आपने कॉन्फिडेंस में लिया? अगर इतनी जरूरी बिल था तो आपने वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की, आपने विपक्ष से चर्चा किया, तो अगर इतनी अच्छी चीज है तो आप लाइए ना, सबको बताइए। और जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, तो फिर आप सिर्फ बोलते बस है, सबका साथ लेना क्यों नहीं चाहते आप? मेरा ये मानना है कि अगर आप सेक्शन हमारे देश में ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है, अगर भाजपा के लोग 25 से 28 क्योंकि अगर पढ़ लेते तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इनको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता। देखिए संविधान ने हमेशा ये कहा है कि आपको लोगों का मौलिक अधिकार का संरक्षण करना है सरकार को, और सरकार का काम होता है पांडे जी, सरकार जनता में विश्वास पैदा करे, विवाद पैदा ना करे। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से सरकार लगातार। लेकिन अमित जी मैं फिर से अपनी बात पे आता हूँ, मैं फिर से अपनी बात में आता हूँ। सरकार का एक दायित्व ये भी है ना कि जो कुरीतियां फैली हुई है अलग अलग समाज में उसे दूर करे। अब एक तरफा अगर मान लो कोई फोन में किसी को तलाक 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 बोल दे तो क्या वो कुरीति नहीं है? क्या बिना शादी के एक से ज्यादा औरतों के साथ रह रहे हैं, वहां पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको बेसहारा छोड़ रहे, क्या ये कुरीति नहीं है? क्या माँ बाप को एक परिवार में जो है उन्हें अगर बेसहारा छोड़ दे, उनकी संपत्ति से बेदखल किया गया, क्या ये कुरीति नहीं है? तो ये कुरीतियां अगर दूर होती है यूसीसी से तो बुराई क्या है? देखिए अगर दूर होती तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जितनी भी आप बात कर रहे हैं उसके लिए पहले से कानून है। अगर कोई पेरेंट्स को नहीं रखता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स है कि आपको रखना पड़ेगा, आपके दायित्व है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लगातार आपने कहा, ठीक कहा कि अगर कई जो विवाह करते हैं तो मुझे लगता है सब समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं, अच्छी और बुरी चीजें दोनों होती है। कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। आप क्या देख रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन सरकार में वही कह रहा हूं कि आप अगर इतना जरूरी था तो आप 13 साल से सरकार में, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं लाया? और मतलब आप हमेशा जब घोषणा पत्र में रखते हैं कि हम यूसीसी लाएंगे, ठीक है आप लाइए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप विपक्ष से भी चर्चा करिए, प्रबुद्ध जनों से चर्चा करिए, पत्रकार बंधु से चर्चा करिए। और एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम जिस स्टेट में रहते हैं वहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का संरक्षण, उनके हित का, उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमारा दायित्व है। तो आप उस पर कितना असर पड़ेगा वो ये सब बिल्कुल ये हमारा दायित्व है कि हम हर वर्ग के, हर जाति के, हर संप्रदाय के, हर वर्ग की जो है वो संरक्षण करें। अगर सरकार में आप हैं तो एक अभिभावक होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है। अनिरुद्ध दुबे जी, मैं आपके पास आता हूँ। 3 तरह की बातें आपके सामने आई। एक तरफ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, सत्तारूढ़ दल के वो जो प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि भाई किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा, लेकिन चिंताएं आप देख सकते हैं। हमने दशरथ कश्यप जी की बात सुनी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो एक आदिवासी परंपरा है, चाहे गोंडी की हो, हल्बी की हो, ऐसे कई जातियां हैं जो अलग अलग जातियों की सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। उन्हें पेशा कानून में, इसके अलावा 5वीं अनुसूची में अधिकार दिया गया है कि वे अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी नियमों के अनुसार जीवन यापन करें। ये उनको छूट जो है संविधान में भी दी गई है। उनकी एक चिंता है कि या यूसीसी आता है तो उनके ऊपर जो है जो गैर आदिवासी कानून है, जो गैर आदिवासी नियम है, क्या वो थोपे जाएंगे जबरिया आदिवासी समाज पर? एक ये चिंता है। विपक्ष की ये बात कहना है कि भाई आप भरोसे में क्यों नहीं लेते हैं, सब लोगों को भरोसे में लीजिए। लेकिन इसके अलावा यूसीसी के अलावा और भी कई जरूरी मुद्दे हैं। एक सभी को निचोड़कर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक जवाब जो है, यूसीसी एक तरफ उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के लिए यूसीसी को आप किस मायने में देखते हैं? देखिए बात जो है शैलेश जी आज आदिवासी पे जाकर केंद्रित है पूरी जो चर्चा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जो जुड़े तथ्य और तर्क जो आपने सामने रखे, धन्यवाद। जैसे एक से अधिक विवाह, माँ बाप कहीं बेसहारा हो जाएं, और बेटियों के संपत्ति पर अधिकार और मतदान तक की भी आपने बात की। और जब यहाँ के 2 बड़े नेताओं से जब भाषण दिया जा रहा था, चाहे वो विकास उपाध्याय जी, हालांकि 4 नेताओं से लिया गया, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि विकास उपाध्याय जी जो धर्म और जाति की बात करेंगे। रामविचार नेताम जी भी इतनी तथ्यात्मक बात नहीं कह पाए, लेकिन हाँ
दशरथ जी कुछ वहाँ तक के छू पाए, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो है अपना कर्तव्य और अपना दायित्व तो राजू जी और अपना श्रीवास्तव जी तो निभा ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए शैलेश जी, यहाँ पे आदिवासी वर्ग को छत्तीसगढ़ में कोई डैमेज नहीं कर सकता। थोड़ा मैं राजनीति की तरफ बढ़ रहा हूँ तो आप उस पर ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं मतलब उससे पटरी से लग जा रहा हूँ। कांग्रेस भी इस बात को भली भांति जानती रही और भारतीय जनता पार्टी भी जो है भली भांति जानते रही है। की पॉइंट जो सत्ता में आने का भारतीय जनता पार्टी का जो की पॉइंट रहा वो आदिवासी वर्ग रहा। यही कारण है कि सरगुजा की जो 14 की 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास गई और बस्तर में 12 में से 8 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास गई। और एक चीज, ये आधार ही छत्तीसगढ़ का बनने का वही था शैलेश जी, आदिवासी राज्य। राजनीति की बात तो खैर आएगी, हर बात में आती है, और हम तो कहते ही है ना कि जो छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी है वो बस्तर से खुलती है। वो और दो बातें हैं, मैं एकदम शुरुआत की और वर्तमान दोनों की बात कर रहा हूं। जोगी जी के मुख्यमंत्री बनने का आधार था, यह अलग बात है कि उनके जो है जाति को लेकर आज भी रहस्य कायम है। और विष्णुदेव साय जी, उनका भी आधार यही है। हालांकि देखिए क्या है कि जो भी मंशा हो लागू करने की, 2-3 राज्यों में जो लागू हो चुका है या होने जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है ये आदिवासी वर्ग को जो है छूने की बात है, तो मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी यहाँ पे डैमेज कर पाएगी। और उसमें कहीं कुछ अच्छाइयां मुझे नजर आ रही है। और जो आपने जो बात रखी उसी के माध्यम से मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हुआ। तो मैं इसको रखे जाने को जो मैं कहीं से अनुचित नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि किसी पे कुठाराघात शायद ही हो। तो किसी पे कुठाराघात शायद ही हो, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं दशरथ जी एक बार आपके पास आना चाहता हूं। आदिवासी समाज की यूसीसी लागू होने से पहले या यूसीसी पर जो बात हो रही है, सरकार से क्या मांग है, क्या चाहती है आदिवासी समाज, क्या चाहता है दशरथ जी? देखिए हमारे सम्मानीय सभी पैनल के जानकारों ने जो बातें रखी हैं, हमारे सत्ता पक्ष के विशेष तौर पे हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, मान्यताएं और सब कुछ सभी को संरक्षित रखना ये संवैधानिक हमारे अधिकार है। और उसके पीछे क्या है कि हमारे पिछड़ापन, समाज के पिछड़ापन के कारण ही आज यहाँ बस्तर में, विशेष तौर पर बस्तर और सरगुजा में 5वां अनुसूची लगा हुआ है। और 5वां अनुसूची के अंदर पेशा एक्ट लागू है। ईमानदारी के साथ क्या सत्ता पक्ष ये दोनों नागरिक यानी यूसीसी आने से ये दोनों सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी या दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। और हमने पहले भी जो बातें रखी हैं कि उत्तराधिकारी नियम की बात है या जो विवाह संबंध या तलाक की बात है, ये सब चीज़ें हमारी आदिवासी समाज पर थोपा जाएगा, क्या इससे मुक्त रखी जाएगी, ये चिंता का विषय है हमारे। तो कुछ जो संशय है जो आदिवासी समाज की, 3 तरह की बातें हमारे सामने आती। पहला, आदिवासी समाज की बहुत सारी, क्योंकि आदिवासी बहुल्य राज्य है, जैसा कि अनुज जी ने बताया कि आदिवासी के कारण ही राज्य की दशा दिशा राजनीति जो है वो तय होती है। ये क्योंकि ये आदिवासी बहुल राज्य, इसलिए मुख्यमंत्री भी आदिवासी होगा। जो आदिवासियों का वोट पाएगा वही सरकार बनेगी, और वो सरकार अगर आदिवासियों के हित में काम नहीं करेगी तो शायद उस सरकार का जो है रहना मुश्किल है। ये तमाम तरह की बातें आती। दूसरे राज्यों के अगर हम तुलना में देखें तो हमारे राज्य में परिस्थितियाँ अलग हैं। कहीं पे मुस्लिम बाहुल्य है तो हमारे यहाँ आदिवासी बाहुल्य है, इसलिए उनकी चिंता जायज़ है। विपक्ष की चिंता भी इसलिए जायज़ है क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि उन्हें भरोसे में लेना चाहिए विपक्ष का जो कहना है कि हमें आखिर सरकार अपने फेथ में क्यों नहीं लेती। लेकिन सबसे बड़ा जो सार निकल आता है कि क्या वाकई में सरकार का ये दायित्व कि सभी वर्गों को एक अभिभावक के तौर पर संरक्षण देना, उनकी रीति नीति, उनकी सांस्कृतिक मर्यादाएं, उनकी परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके लिए जरूरी ये है कि यूसीसी लागू होने से पहले सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को अपने भरोसे में लें, उन्हें जो भ्रम है वो दूर करें। इसके बाद ही यूसीसी लागू हो, तभी एक सकारात्मक कदम इसे माना जाएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।